पंडित जी हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट થઈ ગઈ તમારું पंडित जी? आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ पंडित जी को कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट करिए। हाँ पंडित जी। हाँ शुरू करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयणभूषहृदयं जीवस्य परमगुणं मोक्षम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। हाँ, कल के प्रसंग में हम सभी लोगों ने सीखा कि जो गुण स्थानों के नाम हैं उन नामों में जो आदि दीपक और अंत्य दीपक है उसमें कहाँ क्या विशेषता है। फिर जो 14 गुण स्थान हैं उनमें पहला गुण स्थान मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का क्या स्वरूप है ये अपन ने समझा और मिथ्या दृष्टि जीव किस किस रूप में देखे जाते हैं, मिथ्यात्व गुण स्थान के कितने कितने भेद संभव हैं। फिर मिथ्यात्व गुण स्थान की क्या विशेषताएं हैं। विशेषताओं को लेकर बताया गया था कि 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, अशनि पंचेंद्री, ये जीव सब नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं क्योंकि मन ना होने के कारण से प्रधान समीचीन नहीं हो पाता है। श्रद्धा गुण है उनके पास में लेकिन वो श्रद्धा गुण विपरीत परिणमन कर रहा है, मिथ्या श्रद्धान है, इसलिए वे मिथ्या दृष्टि है। और भी विशेषताएं अपन ने सीखी थी। इसी के आगे और विशेषताएं हैं जो आपको बताई जा रही हैं। आपको अंत में जो विषय बताया था वो ये था कि चारों गतियों में जन्म लेते समय कहाँ कहाँ पर मिथ्या दृष्टि होते हैं। अब आगे देखते हैं। नरक में 7 ही पृथ्वियों में मिथ्या दृष्टि भी पाए जाते हैं, सम्यक दृष्टि भी पाए जाते हैं। जब हम नरक में जन्म लेने की बात करते हैं तो पहली पृथ्वी में सम्यक के साथ भी जन्म हो सकता है, मिथ्यात्व के साथ भी जन्म हो सकता है, लेकिन दूसरी आदि पृथ्वियों में जन्म लेने वाले जीव नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। ये हमने जन्म की बात की। अब मरण की बात करते हैं कि नरक से किस गुण स्थान के साथ निकल सकते हैं। तो पहली पृथ्वी से
और छठी पृथ्वी तक के नारकी जीव अपनी आयु पूरी करके सम्मिग्ध के साथ भी आ सकते हैं, मिथ्यात्व के साथ भी आ सकते हैं और दूसरे गुण स्थान के साथ भी आ सकते हैं। लेकिन सप्तम पृथ्वी से निकलने वाला जीव नियम से मिथ्या दृष्टि होता है, अर्थात सप्तम नरक में जाते मिथ्या दृष्टि है, निकलते मिथ्या दृष्टि है, लेकिन रहने की अपेक्षा से वहां पर संदिग्ध के साथ भी रह सकते हैं, मिथ्यात्व के साथ भी रह सकते हैं। तो नरक गति की अपेक्षा ये बात बताई। भवनत्रिक की बात करते हैं तो भवनत्रिक में जाने वाले तो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वहां से आयु पूरी करके वहां से च्युत होकर जो जन्म लेते हैं अग्नि पर्याय में, तो वो सम्मिक्त के साथ भी आ सकते हैं, मिथ्यात्व के साथ भी आ सकते हैं। जब हम भोग भूमिया जीवों की बात करते हैं तो भोग भूमिया जीव अपनी आयु पूरी करके नियम से जो गति में जाते हैं। विशेषता ये है जो मिथ्या दृष्टि भोग भूमिया जीव हैं वे अपनी आयु पूरी करके नियम से भवनवासी, व्यंतर अथवा ज्योतिष इन भवनत्रिक में जन्म लेते हैं। और जो सम्यक दृष्टि है वो जो ऊपर वैमानिक देवों में जाते हैं उसमें भी 14वें ईशान स्वर्ग में जाया करते हैं। फिर देखते हैं अपन जन्म लेने के बाद में लब्ध पर्याप्त अवस्था बनती है, किसी की निवृत्त पर्याप्त अवस्था बनती है। तो जो लब्ध पर्याप्त जीव हैं चाहे वो सैनी हो या असैनी हो, लब्ध पर्याप्त जीव नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। और निवृत्त पर्याप्त अवस्था वाले मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, वो प्रसंग अलग हो जाएगा। विशेषता बता रहे हैं मिथ्यात गुण स्थान की। इस प्रकार से मिथ्यात गुण स्थान में जब हम कषायोदय की बात करते हैं तो वहाँ पर अनंतान बंधी कषाय का उदय मुख्य रूप से है। तेज कषाय वे सब तो होती हैं, अप्रत्याख्यानावरण भी है, प्रत्याख्यानावरण है, संजलन है, हास्य आदि 9 कषाय हैं। यथा संभव 25 कषायों का उदय नाना जीवों की अपेक्षा पहले गुण स्थान में हुआ करता है। पंडित जी फिर देखो दर्शन गुणों की अपेक्षा मिथ्यात्व उदय होता है। मिथ्यात्व गुण स्थान का काल कितना होता है ये आपको कल बता दिया गया था। अनादि अनंत, अनादि शांत और सादि शांत। सादि शांत का जघन्य काल अंतर मुहूर्त है। सादि शांत का उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध बुद्गल परावर्तन प्रमाण है। सादि शांत किस अपेक्षा से बनता है? सादि शांत बनता है सादी मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा से। सादी मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन को प्राप्त करके जो जीव पुनः मिथ्यात्व में गिर गया है उसे हम सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो वो सादी मिथ्या दृष्टि क्या अनंत काल तक संसार में नहीं रह सकता? नहीं रह सकता। क्यों? एक बार सम्मिक्त होने के बाद में वह जीव नियम से, भले मिथ्यात्व में गिर जाओ लेकिन नियम से परंपरा से मोक्ष प्राप्त करता ही करता है, ऐसा आगम का सिद्धांत है। उस सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से आपको सादी शांत काल मिथ्यात्व गुण स्थान का बता दिया गया। ये बात काल की हुई। अगली बात देखते हैं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है, हाँ कुछ पूछना है क्या? हाँ हाँ, वो भवनत्रिक से सम्यक दृष्टि होता है क्या? कैसे बोलो? भवनत्रिक जैसे आपने बताया ना कि भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष इन तीनों में से मिथ्या दृष्टि भी हो सकते है, सम्यक दृष्टि भी हो सकते है। उनमें तो मिथ्या दृष्टि होते, ऐसा नहीं है? हाँ नहीं, ऐसा नहीं। देखो जब हम भवनत्रिक की बात करते हैं तो भवनत्रिक में जन्म लेने वाले जीव मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेते हैं। फिर कहा है भवनत्रिक में सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बहिरंग निमित्त 4 हैं। एक उन्होंने बताया जाति स्मरण, एक बताया देववृद्धि दर्शन, एक बताया जिन कल्याणक महिमा और एक बताया धर्मोपदेश। तो ये 4 हेतु सम्यक प्राप्ति के भवनत्रिक में बताए गए हैं।
इससे स्पष्ट होता है कि भवनात्रिक में सम्यक दृष्टि भी पाए जाते हैं, मिथ्या दृष्टि भी पाए जाते हैं। तो जन्म मिथ्यात्व के साथ में होता है, लेकिन रहना सम्यक के साथ भी हो सकता है, मिथ्यात्व के साथ भी हो सकता है। और आयु पूरी करके वहां से च्युत होकर के वो जीव 5 स्थानों में जन्म ले सकते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, ये 3, और सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य। तो त्रियंचों में जन्म लेने वाले तो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, लेकिन भवनात्रिक से आयु पूरी करके मनुष्य पर्याय में जन्म लेने वाले जीव सम्यक के साथ भी आ सकते हैं, मिथ्यात्व के साथ भी आ सकते हैं। मीनाक्षी भाभी ठीक हो गया? हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे मोबाइल पे कम हो गया। आगे देखें, अगली जो हम बात करना चाह रहे थे कि वो मिथ्या दृष्टि जीव यदि पहले गुण स्थान से ऊपर की ओर जाता है तो वह मिथ्यात्व से कहाँ कहाँ जाने की समर्थ रखता है। तो मिथ्या दृष्टि जीव पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में जा सकता है, पहले गुण स्थान से चौथे में जा सकता है, पहले से 5वें में जा सकता है, और पहले गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में जा सकता है। ये ऊपर गुण स्थानों में जाने के ये डायरेक्ट मार्ग है। डायरेक्ट बोले तो अन्य गुण स्थानों को टच किए बिना पहले से 7वें में गया, या पहले से 5वें में गया, या पहले से चौथे में गया, या पहले से तीसरे में गया। अब विशेषता क्या है? वो कौन सा जीव है जो पहले गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में डायरेक्ट पहुंच जाता है? तो कोई अनादि मिथ्या दृष्टि हो या सादी मिथ्या दृष्टि हो, कोई मनुष्य पर्याय का जीव सम्यक दर्शन और संयम इन दोनों को एक साथ धारण करे तो वह प्रथम गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में जाता है। तो 7वें गुण स्थान में पहुंचने का अंतरंग कारण क्या है? तो बताया गया कि जो मिथ्या दृष्टि जीव बहिरंग में मुनि अवस्था को धारण किए हुए है अथवा धारण करता है, और अंतरंग में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण इन 12 कषायों का एक साथ अनुदय करता है। तो अंतरंग में इन 12 कषायों का अनुदय और बहिरंग में जिन लिंग अवस्था पहले गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में पहुंचाने में कारण होती है। फिर बात करते हैं, कोई जीव पहले गुण स्थान से 5वें गुण स्थान में कैसे जाता है? तो अनादि मिथ्या दृष्टि हो या साधी मिथ्या दृष्टि हो, ये जीव पहले से 5वें गुण स्थान में गया। कैसे गया? उस जीव ने अनंतानुबंधी और शाम के 7:30 बजे उस जीव ने अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण इन 8 कषायों का अनुदय किया। अंतरंग कारण क्या हुआ? इन 8 कषायों का अनुदय। बहिरंग कारण 2 प्रथमा, 3 प्रथमा, 4 प्रथमा, ऐलक अवस्था, चुल्लक अवस्था, आर्यकावस्था, चुल्लकावस्था, इस अवस्था को धारण करना। तो बहिरंग में श्रावक के योग आचरण होना, अंतरंग में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण इन 8 कषायों का अनुदय होना प्रथम गुण स्थान से 5वें गुण स्थान में पहुंचाने में कारण है। जहाँ पर हम अनंतानुबंधी कषाय के अनुदय की बात करेंगे वहाँ जीव सम्यक भी प्राप्त करेगा। मीन्स तो दर्शन मोहिनी है, दर्शन मोहिनी का या तो उपशम करेगा या क्षीरोपशम करेगा। पहले गुण स्थान में कोई छायक सम्यक प्राप्त नहीं करता, तो पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में जाएगा, पहले से 5वें में जाएगा या पहले से 7वें में जाएगा, या तो वो उपशम सम्यक दर्शन के साथ जाएगा
या क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ जाएगा। विशेषता क्या है? अनादि मिथ्या दृष्टि है तो वो नियम से उपसम सम्यक के साथ ही चौथे, पांचवें या सातवें गुण स्थान में जाएगा। और कोई सादी मिथ्या दृष्टि है तो वो उपसम अथवा क्षयोपम दो में से किसी भी सम्मिक्त के साथ में चौथे, पांचवें अथवा सातवें गुण स्थान में जा सकता है। ठीक है, हम क्या सीख रहे थे? पहले गुण स्थान में पहले गुण स्थान से पंचम गुण स्थान में गया। अंतरंग कारण 8 कषायों का अनुदय, बहिरंग कारण देश व्रतों के पालन योग्य परिणाम, अर्थात हिंसादि 5 पापों का 1 देश त्याग, 12 व्रतों का पालन इत्यादि। ये बात की पंचम गुण स्थान में जाने की। अब कहते हैं कोई जीव पहले गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान में गया तो चौथे गुण स्थान में जाने का कारण क्या है? हाँ बोलिए। मैं जो आपने बतलाया ना कि पहले 7वें गुण स्थान में गया, अगर सादी मिथ्या दृष्टि है तो शिवक्षमिक सम्यक्त भी होता है, हो सकता है उसे। आपने पिछली बार जब सत्संख्या पढ़ाया था तो कुछ बतलाया था कि अगर सादी मिथ्या दृष्टि है तो कुछ समय होता है, इतने समय तक हो तभी वो शिवक्षम सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है। कुछ सम्यक्त किया वो विशेषता हो जाएगी, वो उसको भी सुनना चाहते हैं? थोड़ा सा बता दें अगर आप ना, थोड़ा सा शॉर्ट में आप बता देते हैं, आपके लिए बता देते हैं। मतलब श्री जी का यहाँ पर प्रश्न ये है कि जो पहले गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान में जाते हैं वे अनादि मिथ्या दृष्टि भी है और सादी मिथ्या दृष्टि भी है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि जाएगा तो नियम से उपसम सम्मिक्त के साथ ही जाएगा, और जो सादी मिथ्या दृष्टि है वो उपसम सम्मिक्त के साथ भी जा सकता है, क्षयोपम सम्मिक्त के साथ भी जा सकता है। कौन से सादी मिथ्या दृष्टि जीव हैं जो क्षयोपम सम्मिक्त के साथ पहले से सातवें गुण स्थान में जाते हैं? इसके बारे में आचार्यों ने एक शब्द दिया है, वेदक प्रायोग काल। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद जो जीव पुनः मिथ्यात्व गुण स्थान में गिर जाते हैं, ऐसे जीव पल्योपम के असंख्यात्मक भाग काल तक क्षयोपम सम्यक्त्व प्राप्त करने के योग्य होते हैं। ये जो पल्योपम का संख्यात्मक भाग काल है, इस काल को वेदक प्रायोग काल कहते हैं। वेदक प्रायोग काल का मतलब होता है वेदक माने क्षयोपमिक सम्यक्त्व, तो क्षयोपमिक सम्यक्त्व प्राप्त करने के योग्य काल को वेदक प्रायोग काल कहते हैं। इस वेदक प्रायोग काल में क्या परिणाम चलता रहता है? तो वह जो मिथ्या दृष्टि जीव है, जो सम्यक्त से गिर करके आया है, पहले गुण स्थान में पहुंचते ही उस जीव के जो सम्यक प्रकृति है वो सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होने लगती है, और जो सम्यक मिथ्यात्व है इसकी भी उद्वेलना होने लगती है। क्या मतलब? सम्यक प्रकृति की उद्वेलना सम्यक मिथ्यात्व रूप होती है और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना मिथ्यात्व रूप होती है। तो इसकी उद्वेलना में पल्योपम का असंख्यात्मा भाग काल लगता है। तो जब तक वो उद्वेलना नहीं हो जाती तब तक वह जीव क्षयोपम सम्यक्त प्राप्त करने के योग्य होता है। तो क्या पूरी उद्वेलना हो जाती है? नहीं, उसमें कुछ द्रव्य शेष रहता है। कुछ द्रव्य सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व, इसका कुछ द्रव्य शेष रहता है, लेकिन वो द्रव्य शेष रहने पर भी वह जीव क्षयोपम सम्यक्त प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सम्यक प्रकृति का जो अनुभाग है वो इतना मंद हो गया है कि वह सम्यक दर्शन में दोष लगाने में समर्थ नहीं हो पाता।
इसलिए सम्यक प्रकृति का सत्व थोड़ा रहते हुए भी वह जीव क्षयोपम सम्यक्त प्राप्त नहीं कर पाता, उपशम ही प्राप्त करेगा। कौन? सादी मिथ्या दृष्टि। इस प्रकार से पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में जाने वाले अनादि मिथ्या दृष्टि उपशम सम्यक्त के साथ ही जाते हैं। आदि मिथ्या दृष्टि उपशम और क्षयोपम दोनों के साथ जाते हैं। तो क्षयोपम के साथ कौन जाता है? जिसका वेदक प्रायोग काल चल रहा है वो क्षयोपम के साथ जाते हैं, और जिनका वेदक प्रायोग काल समाप्त हो गया है वो नियम से यदि जाएंगे तो उपशम सम्यक्त के साथ ही जाएंगे। मिथ्या दृष्टि जीव एक बार उपशम सम्यक्त प्राप्त करे, 2 बार करे, 3 बार करे, संख्यात बार करे, चाहे असंख्यात बार करे, मिथ्या दृष्टि जीव जब जब भी उपशम सम्यक्त प्राप्त करेगा उसके सम्यक्त को प्रथमोपशम सम्यक्त कहा जाता है। और कुछ पूछना है सुरेश जी? नहीं पंडित जी, स्पष्ट हो गया जी, समझ में आ गया जी। स्पष्ट हो गया। चलिए, अपना अगला विषय था पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में कैसे जाते हैं। तो प्रथम गुणस्थान से चतुर्थ गुणस्थान में जाने के लिए अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व, इन 5 प्रकृतियों का उपशम करता है। और जो सादी मिथ्या दृष्टि जीव है वो क्षयोपम सम्यक्त के साथ भी जा सकता है, उपशम के साथ भी जा सकता है। तो सादी मिथ्या दृष्टि जीव उपशम सम्यक्त के साथ प्रथम से चतुर्थ गुण स्थान में जाए तो अनंतानुबंधी इन 4 का अप्रशस्त उपशम करता है। एवं जो 3 प्रकृतियां हैं तो 3 का भी उपशम कर सकता है, 2 का भी कर सकता है, 1 का भी कर सकता है। 3 का करेगा तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति ये तीनों रहेंगी। 2 का करेगा तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का, 1 का करेगा तो मिथ्यात्व। आप 3 वंग कैसे बता रहे हो? ऐसे बता रहे हैं कि जिस सादी मिथ्या दृष्टि जीव का वेदक प्रायोग काल तो समाप्त हो गया है, लेकिन अभी सम्यक प्रकृति की पूरी तरह से उद्वेलना नहीं हुई है। ऐसा जीव यदि उपशम सम्यक्त प्राप्त करे तो वो 7 प्रकृतियों का उपशम करता है, और जिसने सम्यक प्रकृति की उद्वेलना कर ली, देखिए सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना नहीं हो पाई है, वो 6 प्रकृतियों का उपशम करता है। और जिस सादी मिथ्या दृष्टि जीव के सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व इन दोनों की मिथ्यात्व रूप उद्वेलना हो गई है, वो 5 का उपशम करता है। तो क्या चतुर्थ गुणस्थान में 5 का उपशम बना रहता है? नहीं, सम्यक प्राप्ति के प्रथम समय में ही औपशमिक सम्यक्त्वी जीव के मिथ्यात्व के नियम से 3 टुकड़े हो जाते हैं, अर्थात मिथ्यात्व का द्रव्य 3 भागों में बढ़ जाता है। सबसे तीव्र अनुभाग मिथ्यात्व रूप होता है, उससे मध्यम अनुभाग मीन्स कम अनुभाग सम्यक मिथ्यात्व का रहता है, उससे कम अनुभाग सम्यक प्रकृति का रहता है। ऐसे करके ये विशेषता, ये व्यवस्था आपको बताई गई। तो चतुर्थ गुण स्थान में पहुंचने पर उसका श्रद्धान समीचीन होता है। चतुर्थ गुण स्थान में पहुंचने पर उसके बाद में अनुव्रत महाव्रत रूप कोई चारित्र नहीं होता, इसलिए उसे अविरत सम्यक्त्वी कहते हैं। विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि चतुर्थ गुण स्थान वाले के पास में सम्यक्त्वाचरण चारित्र आ जाता है। तो जो चतुर्थ गुण स्थान वाला है वो सम्यक्त के 8 अंगों का भली प्रकार से पालन करता है और 25 दोषों से बचता है। ये विशेषता उस जीव की होती है। किस प्रकार से? पहले गुण स्थान से 7वें में गए, पहले गुण स्थान से 5वें में गए, पहले गुण स्थान से 4थे में गए। अब देखते हैं पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में कौन जाता है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव पहले से तीसरे गुण स्थान में नहीं जाता है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि के पास में एक मिथ्यात्व ही कर्म है, उसने अभी मिथ्यात्व के टुकड़े किए ही नहीं है, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि है वो।
तो वो तीसरे गुणस्थान में कैसे जाएगा? तो कौन जाता है? शादी मिथ्या दृष्टि जाता है। शादी मिथ्या दृष्टि में भी कौन जाता है? जिसका वेदक प्रायुक्त काल चल रहा है, ऐसा शादी मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम गुणस्थान से तृतीय गुणस्थान में जाता है। तो किस कारण से जाता है? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जाता है। तो तीसरे गुणस्थान में क्या मिथ्यात्व का उपशम हो जाता है? सम्यक प्रकृति का उपशम हो जाता है? नहीं। तो फिर क्या होता है? जैसे ही जीव तीसरे गुणस्थान में पहुंचा, वैसे ही सम्यक मिथ्यात्व का उदय तो स्वामुख से चलता है, और जो मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति है, ये दोनों इष्टवुक संक्रमण के द्वारा सम्यक मिथ्यात्व रूप से उस अंतर मुहूर्त काल तक अपना फल देती रहती है। अर्थात सम्यक प्रकृति का अनुभाग तीव्र हो जाता है, जो सम्यक मिथ्यात्व रूप हुआ, और मिथ्यात्व का अनुभाग मंद हो जाता है, जो सम्यक प्रकृति रूप हुआ, और सम्यक मिथ्यात्व अपने रूप में ही उदय में आती है। तो पहले गुणस्थान में क्या होता है? पहले गुणस्थान में भी तो उसके पास मिथ्यात्व है, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति है। तो पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय स्वामुख से है, और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति ये दोनों उस मिथ्या दृष्टि जीव के प्रमुख फल दे रही हैं। अर्थात सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का इष्टवुक संक्रमण मिथ्यात्व से होता चला जाता है। तो पहले गुणस्थान में हम मिथ्यात्व का क्षीरोपशम भाव कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? मिथ्यात्व सर्वघाती प्रकृति है, और सर्वघाती प्रकृति के उदय के कारण से क्षीरोपशम भाव नहीं बनता है। तो सम्यक मिथ्यात्व भी तो सर्वघाती प्रकृति है। तो तीसरे गुणस्थान में आप क्षीरोपशम भाव क्या कहते हो? तो आचार्य कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व सत्ता की अपेक्षा सर्वघाती है, उदय की अपेक्षा से देशघाती है। इसलिए तृतीय गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का जो उदय है, उससे होने वाला भाव क्षीरोपशम भाव कहलाता है, क्योंकि उसमें सम्यक्त्व का भी अंश है। इस प्रकार से प्रथम गुणस्थान से तृतीय गुणस्थान में पहुंचने का क्या कारण है और कौन सा जीव वहां पहुंचता है, ये बात आपको बताई गई। अब बात इतना विषय समझ में आ गया कि कुछ पूछना है? प्रश्न है पंडित जी एक इसमें। आप बोलिए। इसमें ये समझ में नहीं आ रहा, जो ये मिश्र प्रकृति है इसी वो जात्यांतर कहवे, और कहवे कि अगर सत्ता में है तो सर्वघाती, उदय में आवे तो देशघाती। ये दिमाग घूम जावे, समझ में नहीं आता था क्या मतलब हुआ कि सत्ता में इसीलिए इसको जात्यांतर कहते हैं। जी जात्यांतर कहने का मतलब ही है कि सत्ता की जाति अलग है, उदय की जाति अलग है। सत्ता की जाति सर्वघाती है, उदय की जाति देशघाती है, इसलिए वो जात्यांतर कहलाती है। अच्छा, मगर पंडित जी सत्ता में जब बैठी है तो वो तो कोई घात ही नहीं कर रही। देखो, सत्ता में रखा हुआ कर्म आत्मा का बिगाड़ नहीं करता है। हाँ जी। इसलिए सत्ता में रखे कर्म की बात नहीं करनी है, हमें उदय में आने की बात करनी है। तो उदय में देशघाती जो बिगाड़ होता है वो कर्मोदय से होता है। तिजोरी में रखा पैसा थोड़ी हमारा हमको सेठ बनाता है। सेठ कौन सा बनाएगा? खर्चा करो आप बाहर आकर के। हाँ जी। उससे मालूम पड़ेगा हाँ साहब रही से। हाँ जी। तो उदय की अपेक्षा देशघाती हुई, फिर सत्ता की अपेक्षा जो सर्वघाती कहते हैं, उसका क्या मतलब है वो समझ में नहीं आ रहा जी। इसका देखो आपसे बताएं हम, आपके पूछ रहे श्री जी कि सम्यक मिथ्यात्व सत्ता की अपेक्षा सर्वघाती, उदय की अपेक्षा देशघाती, ऐसा क्यों आप कह रहे हो? एक बात आपसे बता दें, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति ये दो प्रकृतियां कृत्रिम है, निज बनाई गई है, और जितनी भी सर्वघाती देशघाती प्रकृतियां हैं ना, सब अकृत्रिम है। नीचे वो स्वरूप कर्म बंद होता है।
जैसे ज्ञानावरणी के 5 भेद हैं, तो मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, ये जो चार कर्म हैं ये देशघाती होते हैं। केवल ज्ञानावरण है वो सर्वघाती होता है और इस रूप इनका बंध होता है। तो जो देशघाती प्रकृतियां होती हैं, इनमें देशघाती सर्वघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक होते हैं। और जो सर्वघाती प्रकृतियां होती हैं उनमें सर्वघाती स्पर्धक ही होते हैं। ये सामान्य चर्चा है। जिन कर्मों के लिए? देशघाती सर्वघाती कर्मों के लिए। हम जब सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की बात करते हैं तो सम्यक मिथ्यात्व सत्ता की अपेक्षा सर्वघाती और उदय की अपेक्षा देशघाती। और जो सम्यक प्रकृति है, देखो जितनी भी देशघाती प्रकृतियां होती हैं उनमें दोनों प्रकार के स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती भी होते हैं, देशघाती भी होते हैं। लेकिन सम्यक प्रकृति ऐसी प्रकृति है इसमें सर्वघाती स्पर्धक नहीं होते हैं, इनमें देशघाती स्पर्धक होते हैं। तो इन दो कर्मों का सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की विशेषता अलग है। इसी विशेषता को लेके आपके सामने विषय स्पष्ट किया गया। सम्यक मिथ्यात्व सत्ता की अपेक्षा सर्वघाती, उदय की अपेक्षा देशघाती। ठीक है पंडित जी। तो देशघाती क्यों कहा? क्योंकि इसमें सम्यक्त्व का अंश है। मीन्स समीचीन श्रद्धा गुण का अंश होने से सम्यक मिथ्यात्व को देशघाती कहा गया है। इसलिए प्रति गुण स्थान में दर्शन मोहनी की अपेक्षा से छायोस्मिक भाव घटित होता है। ये बात पहले दिन आपको बताई गई थी। और देखो तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में जो छायोस्मिक भाव का सूत्र आया है उसमें अंत में लिखा है संयमा संयमाश्च, वहाँ पर 4 शब्द दिया हुआ है जिसका अर्थ अकलंग स्वामी जी ने राजवार्ती को लिखा है कि प्रति गुण स्थान को भी 4 शब्द से ग्रहण कर लेना, अर्थात सम्यक मिथ्यात्व भाव ये भी छायोस्मिक भाव है। ठीक हुआ? हाँ ठीक है पंडित जी, समझ में आ गया जी। मतलब कई विषय ऐसे हैं जो विषय अपन मतलब सुन करके भाई समझ सकते भाई इसका कारण ये है। अब जैसा आचार्यों ने लिखा है उसके अनुसार प्रतिपादन किया जाता है। हाँ नहीं सही बात है पंडित जी, बिल्कुल सही बात है जी। जिज्ञासा थी मैंने पूछी। आगे बढ़े? हाँ जी हाँ जी। हाँ और कुछ पूछ रहे कोई? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात अपन सीखते हैं। ये अपन ने क्या सीख लिया? ये सीख लिया पहले गुण स्थान से ऊपर कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अगला बिंदु अपने सामने आएगा कि प्रथम गुण स्थान में कौन कौन सा जीव आ सकता है। प्रथम गुण स्थान में ऊपर से ही आएंगे तो कौन कौन से जीव आ सकते हैं? दूसरे गुण स्थान वाला जीव प्रथम गुण स्थान में गिरता है, तीसरे वाला, चौथे वाले, पांचवें वाले, छठे वाले ये जीव दूसरे गुण स्थान में गिर सकते हैं। दूसरे वाला आता है, आता मीन्स दूसरे गुण स्थान वाला नियम से पहले गुण स्थान में ही गिरता है। और तीसरे गुण स्थान वाला मिथ्यात्व के उदय से पहले गुण स्थान में आ सकता है। चौथे गुण स्थान वर्ती, पांचवें गुण स्थान वर्ती मिथ्यात्व के उदय से पहले गुण स्थान में गिर सकते हैं। छठे गुण स्थान वर्ती भी मिथ्यात्व के उदय से पहले गुण स्थान में गिर सकते हैं। ऐसे करके 2, 3, 4, 5, 6 इन गुण स्थान वर्ती जीव के नीचे गिरने की अपेक्षा पहला गुण स्थान तक बन सकता है। क्यों बन सकता है? मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण से। विशेषता देखो, कोई मुनि महाराज हैं छठे गुण स्थान में हैं। अब उन मुनि महाराज की आयु पूरी हुई तो आयु पूरी होने पर किस गुण स्थान में गिरेंगे? तो वे मुनि महाराज जो छठे गुण स्थान में हैं आयु पूरी होते ही
नियम से चतुर्थ गुण स्थान में गिरेंगे, वे चौथे गुण स्थान में नहीं गिरेंगे। ऐसे ही हेलो, सामने जाओ। हाँ, हमने क्या बोला आपसे? छठे, आराम से अभी, छठे गुण स्थान में किसी की आयु पूरी हुई तो वो नियम से चौथे गुण स्थान में गिरेगा। आयु पूरी होने पर वो पहले गुण स्थान में नहीं गिरेगा। अभी सामान्य जीवन जीते समय विपरीतताओं के कारण से, विपरीत अभिनिवेश के कारण से, मिथ्यात्वोदय के कारण से पहले गुण स्थान में गिर सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अपनी बात आती है कि पहले गुण स्थानवर्ती जीव रहते कहाँ पर हैं? पंडित जी, एक तो बता दिया तीनों। हाँ बोलिए। दूसरे में भी गिरेगा ना, पहले में गिरेगा तो दूसरे में भी गिर सकता है ना। देखो अपन क्या सीख रहे हैं, अपन पहले गुण स्थान की विशेषताएं सीख रहे हैं। अच्छा, कि पहले गुण स्थान में कौन कौन सा जीव गिर सकता है डायरेक्ट। जैसे आपको बताया था, पहले से ऊपर डायरेक्ट कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो पहले से सातवें में, पहले से पांचवें में, पहले से चौथे में, पहले से तीसरे में तो जा सकते हैं। ये डायरेक्ट जाने की बात है। जो सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, तो सांप सीढ़ी के खेल में डायरेक्ट गया वो 9वें नंबर के अंक से सीधे 44वें नंबर के अंक में चला गया। अच्छा अच्छा, ओके पंडित जी। तो ये जाने की बात की, वैसे गिरने की बात है। अब सांप ने काट लिया तो वो 48 नंबर से गिर के सीधे 6 नंबर पे आ गया। अच्छा, हाँ ठीक है पंडित। ये डायरेक्ट बात है। मिथ्यात रूपी सर्प के काटने पर एक जीव, चाहे वो दूसरे गुण स्थान में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, पांचवें में हो, छठे में हो, सीधे पहले गुण स्थान में गिरता है। और विशुद्धि रूपी सीढ़ी के मिलने पर ये जीव सीधे पहले से तीसरे, चौथे, पांचवें या सातवें में जा सकता है। तो डायरेक्ट आने जाने की बात है। अच्छा, बात समझ में आ गई? रेखा हाँ हाँ पंडित। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले गुण स्थान को लेकर के जब हम और विशेषताएं देखते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि 3 प्रकार के जन्म होते हैं। सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उत्पात जन्म। तो गर्भ जन्म और उपपात जन्म, इनमें जन्म लेने वाले सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। लेकिन सम्मूर्छनों में जन्म लेने वाले जीव नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं जैसे महामत्स्य है जो स्वयंभू समुद्र में रहा करते हैं। तो महामत्स्य, इनका जन्म कौन सा है? इनका सम्मूर्छन जन्म होता है। गुण स्थान, इनके गुण स्थान 1 से 5 तक हो सकते हैं। लेकिन किसी जीव का महामत्स्य में जन्म हुआ तो जन्म के समय गुण स्थान कौन सा रहेगा? नियम से मिथ्याद गुण स्थान ही रहेगा। तो नियम क्या बना? नियम बना सम्मूर्छनों में जन्म लेने वाले जीव नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। बाद में सम्यक प्राप्त करो वो अलग बात है, उससे हमारा प्रयोजन नहीं है। अभी जन्म लेने की बात है। और गर्भ में जन्म लेने वाले, उत्पाद में जन्म लेने वाले, ये सम्यक के साथ भी जन्म ले सकते हैं, मिथ्यात्व के साथ भी ले सकते हैं। तो आप प्रश्न करेंगे कि कर्म भूमियों में गर्भ जन्म वाले प्रियंश होते हैं। कर्म भूमियों में गर्भ जन्म वाले प्रियंश होते हैं। ये प्रियंश सम्यक के साथ जन्मते हैं कि मिथ्यात्व के साथ? ये भी नियम से मिथ्यात्व के साथ ही जन्मते हैं। तो वे कौन से प्रियंश हैं जो सम्यक दर्शन के साथ जन्मते हैं? तो किसी मनुष्य ने प्रियंश आयु का बंध कर लिया
और बाद में सम्मिक्त प्राप्त किया और अपने सम्मिक्त को क्षायिक बना लिया, वह जीव नियम से भोग भूमियों में जन्म लेता है। तो भोग भूमियों में जन्म लेने वाले जीव मिथ्यात्व के साथ भी जन्म सकते हैं और सम्मिक्त के साथ भी जन्म ले सकते हैं। फिर आएगी गर्भ जन्म में मनुष्य की बात आएगी। तो गर्भ जन्म के साथ मनुष्य पर्याय में जन्म किसी का हुआ तो वो सम्मिक्त के साथ भी आ सकता है, मिथ्यात्व के साथ भी आ सकता है। कितनी गतियों से आ सकता है? मनुष्य पर्याय में जन्म लिया उसने और सम्मिक्त के साथ जन्म लिया है, तो सम्मिक्त के साथ किन किन गतियों से आ सकता है? अभी हम बात करते हैं आपके सामने कर्म भूमि की, कि कर्म भूमि में मनुष्य पर्याय में गर्भ जन्म हुआ और सम्मिक्त के साथ हुआ, तो कहाँ कहाँ से आएगा? या तो वो देवगति से आएगा अथवा नरक गति से आएगा। कर्म भूमि से कर्म भूमि में जन्म लेने वाला मिथ्या दृष्टि होता है, वो बात नहीं बनेगी। और कर्म भूमि का त्रियंश यदि कर्म भूमि का मनुष्य बनता है तो भी मिथ्यात्व के साथ ही जन्मेगा। अपन ने क्या सीखा? कर्म भूमि में मिथ्यात्व के साथ में मनुष्य पर्याय में गर्भ जन्म हुआ, तो चारों गति से आए तो मिथ्यात्व के साथ आ सकते हैं, लेकिन देव और नरक से सम्मिक्त के साथ भी आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं भोग भूमि के मनुष्यों की। तो भोग भूमि के मनुष्यों में सम्मिक्त के साथ भी जा सकते हैं, मिथ्यात्व के साथ भी जा सकते हैं। तो भोग भूमि के मनुष्यों में यदि कोई तिरंज जाता है, भोग भूमि के मनुष्यों में यदि कोई तिरंज जन्म लेता है तो वो नियम से मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेगा। और भोग भूमि के मनुष्यों में कोई मनुष्य जाता है तो वह सम्मिक्त के साथ भी जा सकता है, मिथ्यात्व के साथ भी जा सकता है। तो भोग भूमियों में सम्मिक्त के साथ में कौन सा मनुष्य जाएगा? तो कहा गया कि कर्म भूमि में रहने वाला मनुष्य मिथ्यात्व अवस्था में उसने मनुष्यायु का बंध कर लिया और बाद में उस जीव ने सम्मिक्त की प्राप्ति की और अपने सम्मिक्त को क्षायिक बना लिया। ऐसा वह सम्मिक दृष्टि मनुष्य नियम से भोग भूमि में जन्म लेगा और उसके वहां पर सम्मिक्त रहेगा गर्भ के समय में। इस प्रकार से हमने देखा कि मिथ्यात्व के साथ में जन्म मनुष्य पर्याय में कहाँ कहाँ होता है, जंचों में कहाँ कहाँ होता है, ये आपको बताया। और देवों में नारकियों में हमने पहले बताया था कि 9वें ग्रेड तक मिथ्यात्व के साथ उत्पाद जन्म हो सकता है और नरकों में 7वें की पृथ्वियों में मिथ्यात्व के साथ जन्म हो सकता है। इस प्रकार से गर्भ जन्म, उत्पाद जन्म और समूर्त। हाँ बोलिए। भोग भूमि वालों का गर्भ जन्म नहीं होता है ना? अरे भोग भूमियों का तो गर्भ जन्म ही होता है। हाँ, भोग भूमि में मनुष्य पाए जाते हैं, तिरंज पाए जाते हैं। आपने पढ़ा था ना कि उनके जीवन के अंतिम 9 महीनों में वो माँ के गर्भ आता है, ठीक है ना? नहीं पंडित जी, नहीं समझ में आया, क्या बोले आप? हमने बोला कि भोग भूमियों में जो स्त्री पुरुष होते हैं अथवा जो तिरंज होते हैं, इनके सारे जीवन भर व्यवस्था नहीं बनती। जब इनके आयु के 9 महीने शेष रहते हैं उस समय गर्भ आता है उनका गर्भजन्म कहलाएगा ना। ठीक है, समझ गया? हाँ, वो फिर पेरेंट्स, क्योंकि जन्म के 3 महीने हैं। हाँ, फिर जन्म देते ही माँ बाप मर जाते हैं ना। हाँ, जन्म लेते ही माता पिता की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनका जन्म कौन सा कहलाया? गर्भजन्म कहलाया, ठीक है ना? आज हम इसमें देखते हैं, इसका रिवीजन करिए आज के विषय का। इस को आप सुनिए दोबारा, तो विषय थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा। और इसकी विशेषताएं मिथ्यात्व गुणस्थान की आपको अगली क्लास में बताई जाएंगी।
वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक बरो सदा दे तो हो